सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। संविधान निर्माण की श्रृंखला में वॉल्यूम नंबर 3 का निर्माण आज हम कर रहे हैं और जानकारी देंगे भारत के संविधान के अंदर सभी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो दिए गए हैं, उसके अंदर प्रथम जो अधिकार है हमारा वह है समता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक विस्तार से वर्णन किया गया है। इस समता का जो मौलिक अधिकार है क्या कहता है और कौन कौन सा अधिकार हमें देता है, इसके बारे में विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसे कोई भी अदालत या कोई भी सरकार छीन नहीं सकती है, और यदि इन अधिकारों का हनन यदि कोई सरकार करती है, कोई राजनेता करता है, कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसके खिलाफ हम अदालत की शरण ले सकते हैं, अदालत की सहायता ले सकते हैं और अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। यही इसकी एक विशेष व्यवस्था की गई है, इसीलिए इसे मूल अधिकार कहा गया है। इसे कोई भी सरकार बदल नहीं सकती है, इसमें कमी नहीं कर सकती हैं, इसे हटा नहीं सकती हैं। कोई भी यदि इसमें से कोई कटौती करनी हो, उस विशेष संशोधन अधिनियम के तहत ही इसे हटाया जा सकता है, जिसमें संसद का पूर्ण बहुमत प्लस आधे से अधिक विधानसभाओं की सहमति अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक है। जिस प्रकार से 7वां मौलिक अधिकार, जिसे संपत्ति का मौलिक अधिकार कहा जाता था, उसे हटाया गया। इसलिए क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें भी संशोधन कर सकती सरकार, लेकिन उसके विशेष प्रावधान की आवश्यकता होती है, जो कि इतना आसान नहीं है। और जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, उन अधिकारों के बारे में हमें सजग होना, जागरूक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकारों के लिए वही व्यक्ति लड़ सकता है जो व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में जानता हो। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक हमें जो समता का अधिकार संविधान के द्वारा बाबा साहब ने दिया, उसमें हमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं और क्या क्या हमारे राइट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। पहला है अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि का तात्पर्य है कानून की दृष्टि में भारत के प्रत्येक व्यक्ति समान माने जाएंगे, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यदि कोई अपराध करता है तो उनको समान रूप से दंड दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की अपराध कोई व्यक्ति करता है, किसी का दुराचार करता है, अपमानित करता है, तो उस व्यक्ति पर उस कानून का जो लागू करने की जो पावर है वो समान रूप से दी गई है। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार का तात्पर्य है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस अधिकार से व्यक्ति को वंचित नहीं करेगी कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध की सज़ा ज़्यादा दी जाए और किसी व्यक्ति को उस अपराध की समान अपराध की स्थिति में उसे मुक्त कर दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य है यदि कानून है तो सब पर समान रूप से लागू होगा। एक व्यक्ति को भी जिस अपराध की सज़ा दी जाएगी, उतनी ही सज़ा दूसरे अपराधी को भी निश्चित रूप से दी जाएगी। तो ये था हमारा विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसे अनुच्छेद 14 के अंदर, संविधान के अंदर स्पष्ट किया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 15, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म को लेकर, मूल वंश को लेकर, उसकी जाति, लिंग या उसकी जन्म स्थान को लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि किसी ने कोई अपराध किया है और वो किसी भी धर्म को मानता है, तो ऐसा नहीं है कि एक हिंदू होने के कारण उसे ज़्यादा सज़ा दी जाएगी या मुस्लिम होने के कारण उसे ज़्यादा सज़ा सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी स्थान पर भारत के अंदर किसी भी कोने में निवास करता हो, जो समान रूप से सज़ा से दंडित किया जाएगा और उसे अधिकार है। यदि उसके साथ किसी प्रकार भेदभाव किया जाता है तो सरकार के अंदर अदालत में जाकर के वो अपनी अपील कर सकता है
और इस बात की मांग कर सकता है कि उसके साथ कानून दृष्टि से भेदभाव किया जाता है और जिस धारा के तहत जितनी सज़ा का प्रावधान है वही उसे दी जा सकती है, उससे ज़्यादा उसे सज़ा नहीं दी जा सकती है। इस बात को कहा गया है। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के आधार पर उस पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे नंबर 1 है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर उसे प्रवेश का अधिकार दिया गया है। कोई भी ऐसा स्थान जो सार्वजनिक हैं, चाहे मंदिर हैं या तीर्थ स्थल हैं या रेस्टोरेंट हैं, हॉस्पिटल हैं, रेलवे स्टेशन हैं या कोई दुकान है, तो वहाँ पर उसे जाने से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। नंबर 2 है, पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित जो सार्वजनिक जो कुएं पानी के स्थान होते हैं, कुएं हैं, तालाब है, स्नान घर हैं, सड़क का निर्माण है, सार्वजनिक सभागार हैं, समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, चाहे तालाब हो, पानी के कुएं हो, सड़क हो या सामुदायिक भवन हो, उसके उपयोग के लिए उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सरकार ने अपना पैसा खर्च किया है, इसलिए समान रूप से उसका उपयोग करने का उसको अधिकार है। केवल जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे ये कोई भी सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती हैं कि ये सार्वजनिक स्थान आपको उपलब्ध नहीं होगा या आप यहाँ पर यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। जितने भी सार्वजनिक कुएं होंगे, तालाब होंगे, सड़कें होंगी, समान रूप से सबको उपयोग में लेने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसी में आगे बताया गया है कि कोई बात राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों का उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यदि राज्य सरकार ऐसा मानती है कि उसके राज्य के अंदर कोई जाति विशेष का व्यक्ति, धर्म विशेष का व्यक्ति शिक्षा के दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, केवल यहाँ पर जो आरक्षण की जो बात हम मान रहे हैं या समझ सकते हैं वो हैं केवल शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से आप उसमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये राज्य का एक अधिकार है। यदि उसे लगता है कि उसके राज्य में कुछ लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें संरक्षण प्रदान करने की विशेष उपबंध करने का अधिकार जो है राज्य सरकारों को है। इस पर केंद्र उसमें किसी प्रकार का रोक नहीं लगा सकती है। इसी आधार पर कई राज्यों में अनेक जातियों को, अनेक धर्म के लोगों को विशेष आरक्षण सुविधाएं दी जाती हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का तात्पर्य है सरकारी पद। जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसमें समान योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी। जिस व्यक्ति के पास योग्यता पूर्ण होगी वो व्यक्ति उसमें जाने का हकदार हैं। उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इस बात का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा, न ही उसमें कोई भेद किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसी सरकारों के खिलाफ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। इस अनुच्छेद में कोई भी बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो कि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सरकार या उसे में से किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन में नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियुक्ति से पहले उस राज्य, संघ राज्य भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित रहती हो। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है कि जिसमें किसी आधार पर भेदभाव उसमें किया जा सके। इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में या जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति पदों के आरक्षण उपबंध करने का निवारित नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य है यदि राज्य सरकारों को ऐसा लगता है कि उसके राज्य में किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ
समाज हैं या विकास के पायदान से बहुत नीचे हैं, तो उसे अवसर देने की दृष्टि से, उसे इक्वलिटी लाने की दृष्टि से उसमें विशेष प्रावधान करके उसे कानून सम्मत बना करके नियमों के तहत उसे प्रावधान के तहत आरक्षण दिया जा सकता है। इस अनुच्छेद में कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन का प्रभाव नहीं डालेगी जो ये उपबंध करती हो कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप के से संबंधित कोई पदाधिकारी, उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती कि सरकार ये तय कर दे कि किसी विशेष पोस्ट के लिए, सरकारी पद के लिए तो विशेष विशेष धर्म को मानने वाला या जाति विशेष का व्यक्ति ही नियुक्त किया जाएगा। यदि ऐसा कोई कानून बनता है तो वो संविधान का घोर उल्लंघन है और उसके खिलाफ सामान्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका लगाकर, व्यक्तिगत याचिका लगाकर कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का तात्पर्य है देश में इक्वलिटी लाने के लिए, समरसता लाने के लिए, समानता लाने के लिए कानून को बनाया गया है, क्योंकि आज़ादी से पहले देश में छुआछूत नाम की सबसे बड़ी विषम समस्याएं थी जो आज भी पाई जाती हैं। इस समस्याओं के निराकरण के लिए बाबा साहब ने अनुच्छेद 17 बनाया और इसमें अस्पृश्यता को का अंत करने के लिए इसे एक अपराध की श्रेणी में शामिल किया। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है तो वो इसी आचरण में शामिल होगा और अस्पृश्यता के तहत, उसके तहत कार्रवाई उस पर की जाएगी। अनुच्छेद 17 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडित होगा। कहने का तात्पर्य, यदि आप किसी भी व्यक्ति की जाति के आधार पे, रंग के आधार पे या धर्म के आधार पे कोई भेदभाव करते हैं, उसे अपमानित करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए ये कानून बनाया गया है। उसे एट्रोसिटी एक्ट के तहत पावरफुल बनाए गए हैं, सशक्त बनाए गए हैं, जिसके तहत आप अपने अधिकारों के लिए, कार्रवाई के लिए मांग कर सकते हैं, अदालत की शरण ले सकते हैं। इसकी क्रम में अंतिम है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 यह कहता है कि आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के पश्चात देश में राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई दूसरी उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती। आज़ादी से पहले लोगों को महाराजा, महारानी, साहबजादे इस तरह की उपाधियों से सम्मान किया जाता। दरबारी कहा करते थे, कई ऐसे उपनाम हुआ करते थे जो एक सम्मान सूचक होते थे और लोग उनके नाम के आगे झुक जाया करते थे। महाराज साहब आ रहे हैं, महारानी साहिब आ रही हैं, और ऐसे ही बड़े बड़े पद हुआ करते थे राजशाही ठाट के रूप में, राजकुमार, राजकुंवर साहब, इस तरह के पदों को पूर्णतः सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, समाप्त कर दिया। अब केवल राज्य सरकारें, सेना के द्वारा और शिक्षा, एजुकेशन, डॉक्टरेट होता है, लिटरेट होते हैं, डिलेटेड होते हैं, इस प्रकार से जो सम्मान सरकार देगी या शिक्षण संस्थाएं देगी या सेना के द्वारा दिए जाएंगे, वही सम्मान मान्य होंगे, वही आपके नाम के साथ, सरनेम के साथ आप लगा सकते हैं। अन्यथा दूसरा कोई यदि आप लगाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, वो अमान्य होगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यदि आपने कहीं अच्छी शिक्षा प्राप्त की है या कोई आपको सम्मान, उसके लिए आपको केंद्र सरकार को लिखित में सूचना देनी होगी। केंद्र सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही आप उस उपाधि को ग्रहण कर सकते हैं, उस सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसमें कानून में प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। ये विशेष प्रावधान है। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। ये इस बात में कहा गया है। तो ये था मूल अधिकारों का पहला भाग, जिसे हम समता का अधिकार कहते हैं। इसमें कुल 14 से लेकर 18 तक प्रावधान किए गए हैं और इसमें विस्तार से प्रत्येक घटना या अपराध के लिए विशिष्ट धाराओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो यदि आप इसको जानते हैं, समाज के व्यक्ति को इसकी जानकारी है, तो उसके साथ
कोई भी सरकार न कोई भेदभाव कर सकती है, न उस पर अत्याचार कर सकती हैं, न उस पर अस्पृश्यता भेदभाव का आरोप लगा सकती हैं, अस्पृश्य का व्यवहार कर सकती हैं। तो इन अधिकारों को जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। तो ये था हमारा भाग नंबर 3, जो कि हमने मूल अधिकारों की भाग नंबर 1 से समता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक का इसमें वर्णन किया। और अगले वॉल्यूम को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।